हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग दूसरा और अध्याय 9 बाजार में एक कमीज। इस अध्याय का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं और इस अध्याय में हम बाजार में जो लाभ कमाने वाले या बाजार के क्रियाकलाप में जो सहभाग लेने वाले जो लोग होते हैं, जैसे विदेशी व्यवसाय, वस्त्र निर्यातक, व्यापारी, व्यवसायी, बुनकर, कामगार, किसान जैसे लोगों का हम परिचय करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने लेसन की जो शुरुआत हो गई है एक कहानी से हो गई है। एक कमीज की कहानी बताती है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ बाज़ारों की श्रृंखला कैसे बनती है। बाज़ारों की श्रृंखला कपास उगाने वालों को सुपर बाज़ार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है और इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है, इसका हम परिचय करेंगे। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कुरनूल में कपास उगाने वाली एक महिला किसान, व्यापारी के परिसर में स्वप्ना को खामोश क्यों रहना पड़ा और ईरोड का कपड़ा बाजार, इसका हम परिचय करेंगे। दोस्तों, इस पहले के अध्ययन में हम देख चुके हैं कि मार्केट की चेन कैसे बनती है। जैसे कि मतलब यहाँ मैन्युफैक्चरर है जो किसानों से माल खरीदी किया जाता है, उस पर प्रोसेस की जाती है। प्रोसेस करने के बाद वह डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे रिटेलर्स को बेचते हैं। रिटेलर्स को ऑर्डर मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से। फिर वो शिप में जाते हैं और वो छोटे छोटे दुकानदारों के पास जाकर वो कस्टमर तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कमीज की एक कहानी बताई गई है और आपको जैसे बताया है कि कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म होती है और बाजार की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से जोड़ देती है और हर कड़ी में खरीदी करना और बेचना जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, फार्मर है, फार्मर से उसकी जो चीज़ होती है वो बेची जाती है, तो वो प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद जो पक्का माल होता है वो होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर्स ऐसे छोटे छोटे ऐसे रिटेलर्स को, अनेक रिटेलर्स को बेचता है। फिर रिटेलर्स अनेक शॉप वालों को बेचता है। फिर वो शॉप वाले ऐसे कस्टमर को बेचते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से मार्केट में एक किसान से शुरू हो गई जो उत्पादन होता है, किसान द्वारा उत्पादन किया गया माल होता है, उससे शुरू होकर वह अंत में कंज्यूमर कस्टमर के पास पहुंच जाता है। तो कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान की हम बात करते हैं। तो स्वप्ना नाम की एक औरत है जो कुरनूल की छोटी किसान है। वह आंध्र प्रदेश की है और वह अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है और खेत में जो कपास है उस कपास के पौधों पर डोडे पक रहे थे। डोडे मतलब ये कपास के फ्लावर्स होते हैं, इसको बोलते हैं डोडे, और उनमें से कुछ चटक भी चुके थे, मतलब क्या है जो बाहर भी निकल चुके हैं। इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है और जो डोडे होते हैं रुई भरी है, एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं और इसीलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लगता है। और जब रुई एकत्र हो जाती है तो रुई बाजार में न ले जाकर वह स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। वह अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के पहले उन्होंने व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिए थे जो 2500 तक था और उसका खर्चा था, उसके लिए उन्होंने कर्जा क्यों लिया था कि खेती करने के लिए बीज चाहिए, खाद चाहिए, कीटनाशक चाहिए, इसके खरीदी करने के लिए पैसा चाहिए था और इसीलिए उन्होंने 2500 का कर्जा स्थानीय व्यापारी से ले लिया था। लेकिन स्थानीय व्यापारी ने उससे एक शर्त
उसके पास एक शर्त रखी थी कि जब भी उसके खेत से रुई का उत्पादन हो जाएगा तो वह रुई वो व्यापारी को ही बेचेगी और किसी को नहीं बेचेगी। तो इस वादे के अनुसार वह स्वप्ना व्यापारी के पास कपास बेचने के लिए जाती है। ठीक है। और जैसे कि हमने बताया था कि मतलब उसको कर्जे की ज़रूरत क्या थी और ये उनको लेना ही पड़ता है क्योंकि उनको छोटे मोटे खर्चे के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। तो जब वह व्यापारी के पास जाती है तो क्या नज़र देखता है, देखिए क्या प्रसंग आता है। जब वह व्यापारी के पास जाती है, व्यापारी के दुकान पर चली जाती है तो वहाँ दो आदमी रुई तोल रहे थे और पूरा हिसाब करने के बाद 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 6000 रुपये की हो गई उसके। जब व्यापारी ने उसको 2500 रुपये का ऋण दिया था और उसका ब्याज समेत काट कर 3000 रुपये काट लिए और स्वप्ना को 3000 रुपये दे दिए। मतलब क्या है, 6000 माइनस 3000, 6000 माइनस 3000, तो उसके पास बचे कितने, 3000 ही बचे हैं। और इस तरह से 3000 उसके हाथ में व्यापारी ने दे दिए। जब व्यापारी ने उसको 3000 रुपये दिए तो स्वप्ना पूछती है कि केवल 3000 रुपये ही मुझे क्यों दे रहे हैं, उसके तो 6000 रुपये हो गए। तो बोलता है कि आजकल तो रुई बहुत ही सस्ती बिक रही है, बाजार में रुई बहुत आने के वजह से उसके दाम घट गए हैं। तो स्वप्ना बोलती है कि मैंने रुई कम उगाने में मैं 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है और इतनी अच्छी रुई है, फिर भी आप इसको इतनी कम कीमत दे रहे हैं। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मुझे बेहतर भाव मिलने की उम्मीद थी। तब व्यापारी बताता है कि मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी तो इससे भी कम दे रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो दूसरे बाजार में या कुरनूल के किसी भी बाजार में जाकर पता लगाओ। तो स्वप्ना बोलती है, भाई साहब नाराज ना हो, मैं भला आपसे कैसे संदेह या शक कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भाव मिले। मैं इतनी उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ अगर आमदनी हो जाती है तो कुछ महीनों का गुजारा हो सके। तो इस तरह से उनका कन्वर्सेशन हो गया है। अंत में स्वप्ना को साहूकार के पास व्यापारी के सामने झुकना पड़ा। अभी अपना हमारे पास क्वेश्चन है, एक सवाल उठता है कि स्वप्ना को खामोश क्यों रहना पड़ा, या स्वप्ना को व्यापारी के सामने क्यों झुकना पड़ा, या व्यापारी के सामने क्यों मुंह बंद करना पड़ा। तो पहली बात है कि स्वप्ना की उम्मीद थी कि वो कम से कम 1800 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा, लेकिन उसको इतना भाव नहीं मिला। तो व्यापारी जो था वो गांव का एक शक्तिशाली आदमी था और किसानों को समय समय पर या जरूरत पड़ने पर कर्जे देता था और इसीलिए किसान उस पर निर्भर थे। तो ये कर्जा जो लेते थे तो किस काम के लेते थे, खेती और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनसे कर्जा लेना पड़ता है। और वही एक आदमी है जो शक्तिशाली या धनवान आदमी है, जो गांव सब वाले सभी किसानों को कर्जा दे सकता है। और जब साल में कुछ महीनों में किसानों को कोई काम नहीं मिलता है, उनके पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं होता है, आय नहीं होती है, तब ऋण लेकर ही उनको जीवित रहना पड़ता है और इसीलिए ऋण के लिए उस व्यापारी के पास ही जाना पड़ता है। लेकिन एक बात तय है कि कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की जो आय थी या उनकी जो इनकम थी, उस आय से बस अधिक है जो मजदूरी करके कमा लेते हैं। मतलब क्या है, मजदूरी से भी थोड़ा सा स्वप्ना को ज़्यादा मिल रहा है, बस इतनी ही खुशी स्वप्ना को है। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि जो कपास होती है, कपास से कपड़ा बनता है तो वो किस प्रकार से जाता है। जैसे मतलब यहाँ आप देख रहे हैं एक कपास का पौधा दिखाया गया है और उसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया या स्टेप्स बताए गए। तो पहली बात करते हैं, कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है, बाद में वो व्यापारी द्वारा जिनिंग मिले कपास खरीद लेती है और बाद में तीसरे नंबर पर है जिनिंग मिले कपास में बीज हटाती है। वहाँ से बीज, क्योंकि ये इसमें बीज होते हैं तो बीज हटा लेती है और कपास अलग कर लेती है, धागे अलग, जो छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं वो अलग कर लेती है और बाद में उसको दबाकर कपास के गट्टर बनाए जाते हैं और बाद में वो सूत कताने की मिले कपास के गट्टर खरीद लेती है और फिर वो सूत काटने की मिले कपास से धागा बनाती है
और फिर धागा बनने के बाद सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती है, जिससे कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से कपास जो होता है, कपास किसान के ज़मीन से, किसान के खेती से निकला हुआ कपास इस तरह से कपड़ा बनने तक इतनी सारी प्रोसेस में वो जाना पड़ता है। अभी देखते हैं कि एक ईरोड का कपड़ा बाजार है जिसका हम परिचय करेंगे। यह तमिलनाडु के ईरोड का कपड़ा बाजार है और संसार में बहुत ही प्रसिद्ध है कपड़े के लिए। तो यह इसकी विशेषता यह है कि यह संसार में प्रसिद्ध है। दूसरी विशेषता है कि यह सप्ताह में 2 बार लगता है और तीसरी विशेषता है कि यहाँ हर तरह का कपड़ा बेचा जाता है और यहाँ आसपास के बुनकर भी यहाँ माल बेचने के लिए आते हैं। और इसी शहर में, इसी बाजार में कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय भी है और यहाँ बुनकर व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर लाते हैं। और दक्षिण भारत के शहरों के जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं इस बाजार में कपड़े खरीदी करने के लिए आते हैं। तो ये हो गया है ईरोड के कपड़े बाजार की विशेषताएं। यहाँ बुनकर जो लोग होते हैं यह व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर लाते हैं। मतलब यहाँ बुनकर है, यहाँ व्यापारी है। तो व्यापारी क्या करते हैं, बुनकरों को कपड़े बनाने का ऑर्डर देते हैं, उसके जरिए उनको एडवांस में कुछ पैसा दिया जाता है। फिर यह व्यापारी बुनकरों द्वारा जो बनाया गया कपड़ा है देश के व विदेश के वस्त्र निर्माताओं को, निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं और सूत खरीदते हैं, व्यापारी सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यापारी अपने चॉइस के अनुसार या अपने मर्जी के अनुसार मार्केट में जिस कपड़े की ज़्यादा मांग होती है उस कपड़े को बनाने के लिए बुनकरों को बताते हैं। तो इस तरह से बुनकरों को कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, जैसे व्यापारी बताएंगे उसी प्रकार से कपड़ा बुनकरों को बनाना पड़ता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये ईरोड में एक दुकान है जहां कपड़ा दिखाया जा रहा है और यहाँ एक मार्केट चेन भी बताई गई शॉर्ट में। जैसे मतलब प्रोडक्शन होता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, बाद में उस पर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस होने के बाद फिर वो बेचा जाता है, वो रिटेलर के पास जाता है, फिर वो लास्ट में कंज्यूमर के पास जाता है। तो ये होती है मार्केट में एक चेन। तो दोस्तों इस अध्याय में हम यही रुकते हैं और इस अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।